मैं राजलक्ष्मी त्रिपाठी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो रोज मेरे अपडेट देखिए और जानकारी भरपूर पाइए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है। आज से मेरे एक नए सीरीज़ की शुरुआत मैं कर रही हूँ और ये सीरीज़ जैसा कि कल मैंने अनाउंस किया था कि हम रिसर्च राइटिंग पे फोकस करेंगे। हाउ टू राइट अ रिव्यू आर्टिकल। रिसर्च करे बगैर क्या हम रिसर्च का हिस्सा बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। और आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी जिससे कि एक ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी और इवन रिसर्चर भी, जिन सब की इस क्षेत्र में नई शुरुआत है, वो अपना एक स्थान रिसर्च में बना पाएंगे, जिससे कि वो अपना आर्टिकल लिखें और उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में प्रकाशित करें। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आप अपने मनपसंद विषय को चुन लें। विषय के लिए कोई बाध्यता नहीं है और बाध्यता यानी जो आपको पसंद हो वो आप विषय चुन सकते हैं, जो कि बहुत साधारण दैनिक जीवन से उठाया गया विषय हो सकता है या आपके पाठ्यक्रम से संबंधित कोई शीर्षक हो सकता है। जैसे कि मैं न्यूट्रिशन विषय का मेरा आधार है, बेसिक है, न्यूट्रिशन है। तो हम न्यूट्रिशन से संबंधित एक रिसर्च आर्टिकल भी आपको अभी शेयर करेंगे, जिसमें कि आप ये समझ पाएंगे कि हम रिसर्च आर्टिकल लिखने से पहले थोड़ी सी पढ़ाई करना पड़ती है, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है, उस होमवर्क में क्या शामिल होना चाहिए। रिव्यू स्टार्ट करने की आवश्यक सामग्री में सबसे पहले आप हाइलाइटर पेन, आप सभी जानते हैं 3-4 कलर्स के हाइलाइटर पेन्स मार्केट में उपलब्ध हैं, वो ज़रूर ले लें, जिससे कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं आर्टिकल की तो हमें उसके विभिन्न जो भाग हैं, जो पोर्शन है, जिसको हम टाइटल्स भी कह सकते हैं, उसको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, जिससे कि हम जब वापस अपनी राइटिंग में जाएं तो उन हाईलाइटेड पोर्शन से अपने उपयोग की सामग्री को तुरंत चुन सकें। रिसर्च से हम सबका बहुत पुराना संबंध है। कौन सी मार्केट से कौन सी चीज़ लेना है और किस वस्तु को क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए कौन व्यक्ति हमको जानकारी दे सकता है, ये सब शोध का ही तो विषय है। बिना शोध किए आपको ये जानकारी कैसे मिल सकती है? हमको अगर कोई परचेजिंग करनी होती है तो हम अपनी किसी विशेष फ्रेंड का, विशेष आंटी का या विशेष पड़ोसी का ध्यान करते हैं, अरे उससे पूछ लेते हैं, उसको मालूम होगा, उसको ले सकते हैं, उनको ये चीज़ की जानकारी होगी। सब्जी सबसे अच्छी कहाँ मिलती है, किराने का सामान सबसे रीजनेबल कहाँ मिलता है, गुड क्वालिटी स्वीट्स कहाँ मिलती हैं, ये सब बिना शोध किए हमको नहीं पता चल सकता। तो शोध तो हमारे जीवन के रूटीन में शामिल है, लेकिन अब केवल समय है उसको कागज पे उतारने का और इस तरह से उतारने के लिए कि दुनिया उसको पढ़ने के लिए जानते हैं। कि आज मैंने इस चीज़ का प्रारंभ क्यों करना चाहा? क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज विश्व विज्ञान दिवस है, 10 नवंबर 2022। और इस विज्ञान दिवस की इस वर्ष की जो थीम है वो है पीस एंड डेवलपमेंट, शांति एवं विकास। मेरा ऐसा मानना है कि विकास होगा तो शांति अपने आप आ जाएगी, और ये किसी व्यक्ति विशेष ने तय नहीं किया है। ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूनेस्को कहते हैं, उसने तय किया है कि 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। विज्ञान, मेरा मानना है कि अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, क्योंकि स्वस्थ विचार आपके मस्तिष्क से आएंगे और विचारों से ही फिर प्रेरणा पाकर हम अध्यात्म की ओर जाते हैं। स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ विचार अवश्य आएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि 2001 में यूनेस्को ने इस चीज का आगाज किया था कि हम प्रत्येक वर्ष विज्ञान दिवस मनाएंगे और संपूर्ण विश्व इसको मनाएगा। जो मुख्य मुद्दे की बात आज हमारे इस ब्लॉग की है वो है कि रिव्यू आर्टिकल स्टार्ट कैसे करें। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक आर्टिकल आपको दिख रहा है और इसमें हम हमेशा जो सबसे ऊपर सबसे पहला अक्षर लिखा है वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी देख सकते हैं कि ये राइट
सॉरी लेफ्ट कॉर्नर में सबसे ऊपर लिखा है रिव्यू आर्टिकल, यानी कि यह कोई शोध पत्र नहीं है, रिसर्च आर्टिकल नहीं है, ये रिव्यू आर्टिकल है। यानी जिन लोगों ने पहले से शोध कर रखा था, उस शोध को शोधार्थी ने सिलसिलेवार जमा कर इस तरीके से लोगों के लिए प्रस्तुत किया कि उनको पिछले कई वर्षों में किए गए एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो भी काम था वो एक साथ मिल जाएगा। इसलिए रिव्यू आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों का समय बचा देते हैं और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां सॉरी एक बार में प्रस्तुत कर देते हैं। ये मैंने जो आर्टिकल लिया है, यह पोषण और मेडिकल साइंसेस, न्यूट्रिशन और पोषण और मेडिकल साइंसेस से संबंधित है। इसको हम एक टीम की तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगी कि इस पर्टिकुलर पेपर को लेने का कारण या इस विषय को लेने का कारण डॉक्टर सुमिता जैन मैडम, जो कि नागपुर से हैं, उन्होंने मेरे व्लॉग के कमेंट में यस लिखा था। तो मैडम, ये पेपर आपके लिए है और इसमें रिव्यू आर्टिकल जहां ऊपर लिखा है वहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। राइट कॉर्नर में ये कहाँ पब्लिश हुआ है, HTTP से एड्रेस चालू होने का मतलब है कि ये एक ई जर्नल का आर्टिकल है। और टाइटल आ जाता है जिस विषय पे हमको शोध लिखना है या रिव्यू करना है। उसके पश्चात आता है जो लेखक हैं, जो ऑथर्स हैं, उनके नाम। और हर नाम के ऊपर आप देखेंगे एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ है जिसको हम सुपर स्क्रिप्टिंग कहते हैं। सुपरस्क्रिप्ट नंबर 1 पे नीचे उस व्यक्ति का डेजिग्नेशन लिखा होता है कि वो व्यक्ति किस कैपेसिटी में इस रिव्यू आर्टिकल को लिख रहा है। कोई डेजिग्नेशन का बंधन नहीं है कि आपको किसी शैक्षणिक संस्था में होना चाहिए, किसी शोध संस्था में होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति रिव्यू कर सकता है। अगर एक से अधिक लोग मिलकर एक टीम की तरह इसमें काम करते हैं तो सभी के नाम उनके चॉइस के अकॉर्डिंग वहां पर डाले जाते हैं। कई बार सीनियरिटी के हिसाब से डाले जाते हैं, कई बार डालने के लिए कोई भी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसके पश्चात आप देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको हम सारांश कहते हैं। पूरे आपने 2-3 हजार 4 शब्दों में जो आर्टिकल में बात कही है उसको हम 10-5 लाइनों में बहुत ही संक्षेप में बताते हैं कि आपको इस आर्टिकल से क्या मिलेगा। उसको हम सारांश कहते हैं, जैसा कि शब्द के अर्थ से ही क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो टाइटल शुरू होते हैं, सामान्य तौर पर जैसे निबंध में हम प्रस्तावना लिखते हैं, विषय का परिचय अपने रीडर से कराते हैं, वैसे हम अपने शोध आर्टिकल का परिचय कराते हैं और ये परिचय में भी हम रेफरेंसेस दे सकते हैं। इसके पश्चात ऑब्जेक्टिव्स, हम चाहें तो ऑब्जेक्टिव्स अलग से बना सकते हैं, अन्यथा अगर कोई एक ही ऑब्जेक्टिव है तो इंट्रोडक्शन के एंड में उसको हम 2 लाइन 3 लाइन में जोड़ के वहां खत्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम ऑब्जेक्टिव का अलग से टाइटल बनाएं। इसके पश्चात बहुत सारे हेडिंग्स चालू हो जाते हैं। सामान्य तौर पर मटेरियल मेथड होता है या अन्य शीर्षक होते हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि आपके पास 4 कलर के पेन होना चाहिए। तो टाइटल, उसके पश्चात इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अगर आपको कोई लाइन बहुत अपील करती है, पसंद आती है, उसको हाईलाइट कर दीजिए। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक शोध पत्र जो आप पढ़ेंगे उसके इंट्रोडक्शन में उसी कलर का उपयोग करें, जिससे कि हम अपना इंट्रोडक्शन बनाते समय सारे पिंक 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 को ही चुनेंगे और फिर वहां से सीधे उन शब्दों को हम कभी भी नहीं उठाते हैं। हम उसके भाव का अर्थ उठाते हैं और उस अर्थ को अपने शब्द देते हैं, अपने शब्दों की माला में पिरोकर उसको अपने लेखक के लिए प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर मैंने एक और जो यस मुझे मिला था वो है सुश्री शैलजा सुलेरे जी का, जो कि कला के क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए दूसरा जो रिसर्च पेपर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ या शो करने वाली हूँ उदाहरण के तौर पे, वो कला के क्षेत्र से है, जिसमें कि मध्य प्रदेश में जो गोंड अनुसूचित जनजाति होती है, ट्राइब, उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स के बारे में चर्चा है। और विशेष ध्यान चाहूंगी कि यहाँ पर जो शोधार्थी हैं वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जिसमें एक भारतीय और एक वहीं के नागरिक हैं, और उन्होंने मध्य भारत की इस कला के बारे में अपना शोध प्रस्तुत किया है। और देखिए कितनी खूबसूरत चीज को उसमें उन्होंने शामिल किया है कि कंटेम्प्ररी मटीरियल्स एंड देयर कल्चरल सिग्निफिकेंस, जो पारंपरिक तौर पे उपयोग किए जाने वाली सामग्री है वो और उनका एक सांस्कृतिक महत्व क्या है।
सामान्य तौर पे कला अपनी अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है और अपनी बात कहने के लिए जो लोग अन्य माध्यमों से नहीं कह पाते हैं वो कला के माध्यम से कहते हैं। तो गोंड प्रजाति की जो ये कला है वो क्या संदेश देती है, उसमें किस प्रकार की सामग्री का उपयोग हो रहा है, वो उपयोग कितना प्राकृतिक है और उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, इन चीजों पर ये शोध किया गया है। और शोधार्थी चाहे तो इस पे आगे बढ़ के वो नए पारंपरिक जो सामग्री है जो कि प्राकृतिक होगी अपने स्वभाव से, उसका उपयोग कर सकता है। इस प्रकार से वो एक अपने लिए रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर सकता है और इस रिसर्च पेपर के माध्यम से इस जैसे अन्य कई पेपरों को पढ़कर गोंड प्रजाति द्वारा यह जो कला है, गोंडी कला जिसको कहते हैं, उसके बारे में अपना एक रिव्यू प्रस्तुत कर सकता है, एक संपूर्ण सारांश बता सकता है कि किस प्रकार से ये कला का उपयोग होता आ रहा है और वर्तमान में वो कैसे प्रासंगिक होगा। हम अपने घर की बैठक में, जिसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं या वेलकम रूम कहते हैं, वहां पर हम हमेशा कोटेशंस लिख के नहीं टांग सकते। तो हम क्या करते हैं, वहां पेंटिंग्स लगाते हैं, फोटोग्राफ्स लगाते हैं। वो पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स हमारे मानसिक विचारों का, हमारी भावनाओं का, हमारे स्वागत के भाव का एक अभिव्यक्ति होती है। तो कला अभिव्यक्ति का माध्यम है और गोंडी कला भी इसका एक बहुत सशक्त माध्यम है। तो क्या कहना चाहते हैं, ये बात हम किसी के ड्राइंग रूम में लगी हुई गोंड पेंटिंग से भी जान सकते हैं। तो रिव्यू लिखेंगे तो इस यात्रा को आप खूब एंजॉय करिए, उसको एक कहानी जैसा किसी को सुनाइए। हम कहानी सुनाते हैं, फिर यहाँ से ये हुआ, फिर वहां से वो आया, फिर उसने ये कहा, फिर इसका ये रिएक्शन हुआ और ये भी हो सकता था। हम संभावना भी व्यक्त करते हैं। तो शोध तो हमारे डीएनए में है, हमारी दिनचर्या में है। केवल आज उसको एक भाषा के रूप में जिसमें वो प्रकाशित हो सके, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो अथवा ई कंटेंट मीडिया हो, ई मीडिया जिसको हम कहते हैं। ई मीडिया में जाने से ये लाभ होता है कि पूरी दुनिया उसको जान सकती है और प्रिंट मीडिया में जाने से ये होता है कि जो हार्ड कोर रीडर्स हैं, किताब पढ़ने वाले, वो आपके शोध को पढ़ते हैं। हालांकि ये बात एकदम सच है कि जब हम उसके कीवर्ड्स डालते हैं तो कीवर्ड से आपका शोध आलेख अपने आप गूगल में दिखलाई पड़ने लगेगा और लोग उसको पढ़ के उसका आनंद लेंगे और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आज इतना ही, इतना प्रारंभ करके हम आगे भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे कि अब इसको आगे कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत खुशी की बात है आपको ये शेयर करते हुए, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से हमने जो नई लेक्चर सीरीज शुरू की है ये एक्सक्लूसिव रिसर्च पे ही रहेगी और इसको मैं एक नई प्लेलिस्ट के रूप में शुरू कर रही हूँ। और आगे की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।